डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हम कवर कर रहे हैं वैलेंसी। वैलेंसी का मीनिंग क्या है? कोई भी एलिमेंट अपनी आउटरमोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन का गेन या लॉस करता है। जितने इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन करेगा उतनी वैलेंसी होगी। तो हम वैलेंसी को डिटरमाइन कैसे कर सकते हैं? इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, या फिर हम रिलेशनशिप यूज करेंगे 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। किसी भी कंडीशन में वैलेंसी की वैल्यू 4 से ज्यादा नहीं हो सकती। अगर आप ग्रुप मेंबर को चेक करें, उनका आउटरमोस्ट शेल कॉन्फ़िगरेशन सेम है। यहां पर आप देख सकते हैं S1 आ रहा है। आउटरमोस्ट शेल कॉन्फ़िगरेशन सेम है, इसलिए इनकी वैलेंसी भी क्या होगी? सेम होगी। आप ये कह सकते हैं इनके पास सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसलिए वैलेंसी भी क्या है? सेम है। अगर हम एस ब्लॉक को कंसिडर करें, दो ग्रुप हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ग्रुप 1 में आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए वैलेंसी क्या है? 1। ग्रुप 2 में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है आउटरमोस्ट शेल में, इसलिए वैलेंसी क्या है? 2 है। ग्रुप के सभी एलिमेंट की वैलेंसी क्या होती है? सेम होती है, क्योंकि उनका आउटरमोस्ट शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? सेम होता है। अगर हम पीरियड में चेक करें, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट क्या हो रहे हैं? चेंज हो रहे हैं, इसलिए वैलेंसी भी क्या होगी? चेंज होगी। अगर आप इनके लिए वैलेंसी कैलकुलेट करें, यहां तक सेम है, लेकिन इसके बाद वैलेंसी क्या होगी? 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि किसी भी कंडीशन के अंदर वैलेंसी 4 से ज्यादा नहीं हो सकती है। तो इसकी वैलेंसी क्या होगी? 3, 2, 1, 0। तो किसी भी पीरियड में जो वैलेंसी है, पहले तो इंक्रीज हो रही है अप टू मिडल, फिर क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो यहां पर हम इस प्रॉपर्टी में रेगुलर वेरिएशन ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसलिए वैलेंसी क्या है? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है। अनॉमलस बिहेवियर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ग्रुप, जो ग्रुप का टॉप मेंबर है उसकी प्रॉपर्टी रेस्ट ऑफ मेंबर से मैच नहीं करती है, उसका रीजन क्या है? साइज स्मॉल है। साइज स्मॉल होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होगी, आयनेशन एनर्जी होगी, वो ज्यादा होगी फ्रॉम रेस्ट ऑफ मेंबर। अगर आप कॉन्फ़िगरेशन राइट करेंगे तो जो टॉप मेंबर है उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट नहीं है, डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट नहीं है, जिसकी वजह से वो कम बॉन्ड बनाएगा। इनको हम लेटर ऑन स्टडी करेंगे कैसे ये इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। किसी भी ग्रुप का जो टॉप मेंबर होता है उसकी प्रॉपर्टीज रेस्ट ऑफ मेंबर से डिफरेंट होती है। इस बिहेवियर को हम क्या बोलते हैं? अनॉमलस और अनयूजुअल बिहेवियर। फॉर एग्जाम्पल, ग्रुप 14 में जो कार्बन है वो तो डबल ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, लेकिन रेस्ट ऑफ मेंबर सिंगल बॉन्ड ही बनाते हैं। नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता है, लेकिन ग्रुप 15 में जो फास्फोरस है वो 5 बॉन्ड बना पा रहा है। डायगोनल रिलेशनशिप, पीरियोडिक टेबल में कुछ एलिमेंट डायगोनली लाई करते हैं और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर है। लिथियम और मैग्नीशियम डायगोनली लाई कर रहे हैं। इसका रीजन क्या? प्रॉपर्टी सिमिलर होने का। जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो साइज क्या होगा? डिक्रीज। टॉप टू बॉटम आएंगे तो इंक्रीज होगा। तो यहां से मान लीजिए साइज में x डिक्रीज हुआ, तो यहां से यहां पर जा रहे हैं तो x क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो साइज यहां पर सिमिलर है। लिथियम और मैग्नीशियम का साइज सिमिलर होने की वजह से इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये सिमिलर है, इसलिए केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या है? सिमिलर है। सिमिलर वे में बेरिलियम, एल्युमिनियम, बोरॉन, सिलिकॉन, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर है और ये डायगोनली लाई कर रहे हैं, इसलिए इस रिलेशनशिप को हम क्या बोल रहे हैं? डायगोनल रिलेशनशिप। इनमें से किस एलिमेंट का साइज स्मॉलेस्ट होगा? सबसे पहले आपको ये चेक करना है, जब भी आपको आयंस दिए हो, ये आइसोइलेक्ट्रॉन स्पीसीज तो नहीं है। इलेक्ट्रॉन काउंट करें, ये सभी आइसोइलेक्ट्रॉनिक हैं। इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर भी 10, यहां पर भी 10 और यहां पर भी 10। एटॉमिक नंबर माइनस पॉजिटिव। तो यहां पर
आइसोइलेक्ट्रॉनिक में जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना कम क्या होगा, रेडियाई होगा। तो सबसे स्मॉलेस्ट साइज किसका है, P+5 का। If the first ionization energy of helium is 2.37 kilojoule per mole, the first ionization energy of neon is। हीलियम और नियॉन एक ही ग्रुप के मेंबर हैं। जब आप डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से फार अवे जाएगा ड्यू टू इंक्रीज इन साइज। इसका मीनिंग न्यूक्लियर अट्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है। अगर न्यूक्लियर अट्रैक्शन डिक्रीज होगा तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी क्या होगी, कम होगी। हीलियम के केस में इस एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो नियॉन के केस में इससे कम एनर्जी चाहिए होगी। अगर हम डेटा को एनालाइज करें, दो डेटा आपको कम वाले दिख रहे हैं। हीलियम और नियॉन दोनों ही नोबल गैस हैं। नोबल गैस की आयनिक एनर्जी ज्यादा होती है, तो ये ऑप्शन आपका आंसर नहीं हो सकता। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, 2.08। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हमें ऑर्डर बताना है। हमने पॉलिंग स्केल पर स्टडी किया ही था। फ्लोरीन क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन सेकंड, नाइट्रोजन थर्ड। लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। कार्बन और हाइड्रोजन में से राइट में कौन लाई करता है, कार्बन। इसलिए कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से क्या होगी, ज्यादा होगी। किसका आयनिक रेडियस सबसे कम होगा। अगेन आपको चेक करना है आइसोइलेक्ट्रॉनिक है या नहीं है। अगर आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, जिसके पास सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसका रेडियाई क्या होगा, सबसे कम होगा। ये तीनों आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, दोनों के पास 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, तो Be2 पॉजिटिव का जो रेडियस है वो क्या होगा, स्मॉलेस्ट होगा। आयनिक साइज का हमें ऑर्डर बताना है। अगेन आपको आइसोइलेक्ट्रॉनिक है या नहीं है ये चेक करना है। अगर आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, जितना ज्यादा नेगेटिव है उतना ज्यादा रेडियाई है, जितना ज्यादा पॉजिटिव है उतना कम रेडियाई है। तो यहां पर बी ऑप्शन आपका आंसर होगा, क्योंकि स्पीसीज क्या है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का हमें ऑर्डर बताना है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी है, क्लोरीन की, देन सल्फर, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन। पीरियड में लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, मोर नेगेटिव होती है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन केस भी हैं, जैसे ऑक्सीजन और सल्फर में से सल्फर की ज्यादा डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए। फ्लोरीन और क्लोरीन में से क्लोरीन की ज्यादा। किसका रेडियस सबसे ज्यादा होगा, अगेन आइसोइलेक्ट्रॉनिक चेक करें, जितना ज्यादा नेगेटिव उतना ज्यादा रेडियस। In which of the following pairs there is an exception in the periodic trend of ionization energy? बेरिलियम और बोरॉन में से किसकी ज्यादा है, बेरिलियम की ज्यादा है, क्योंकि इसकी जो है सब शेल है वो कंप्लीटली फिल्ड है। नॉर्मली हम क्या कहते हैं, लेफ्ट टू राइट पीरियड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी या आयोनाइजेशन एनर्जी है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। यहां पर हम किसकी बात करें, आयोनाइजेशन एनर्जी की। एक्सेप्शन कब आती है, जब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो बेरिलियम बोरॉन में से बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, स्टेबल है, तो यहां पर एक्सेप्शन है। कार्बन नाइट्रोजन में नाइट्रोजन राइट में लाई कर रहा है, तो नाइट्रोजन की ज्यादा ही है। ऑक्सीजन फ्लोरीन में से फ्लोरीन की ज्यादा ही है।
The first three successive ionization energy of an element Z are 520, 7297 and 9810 किलोजूल पर मोल। एलिमेंट किससे बिलोंग करेगा? जब भी आपको सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी का डेटा दिया हो, आप क्या करेंगे? आयनाइजेशन एनर्जी में गैप निकालेंगे। जो गैप सबसे बड़ा होगा वो रिप्रेजेंट करता है, उसके बाद हमें स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है। जैसे यहां पर आप देखें, फर्स्ट की आयनाइजेशन एनर्जी दी हुई है 520, यानी पहले इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो 520 चाहिए, सेकंड के लिए इतनी, थर्ड के लिए इतनी। यहां और यहां का डिफरेंस कम है, जबकि इस और इसका डिफरेंस क्या है? ज्यादा। बिग डिफरेंस कब आता है? जब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है। इसका मीनिंग फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद हम स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर रहे हैं। तो यहां पर वैलेंसी क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। कौन से ग्रुप की वैलेंसी 1 है? ग्रुप 1 की। Atomic number of element is 108. This element is placed in dash block of periodic table. आपको कॉन्फ़िगरेशन राइट करना है। अब आप देखेंगे आउटमोस्ट इलेक्ट्रॉन कहां पर एंटर कर रहा है? डी में एंटर कर रहा है, इसलिए ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। Which of the following values in electron volt per atom represent the first ionization energy of oxygen and nitrogen atom respectively? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से किसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है? राइट में ऑक्सीजन लाई करता है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है। लेकिन जब भी आपको नेबर वाले में चेक करना हो किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, तो आप कॉन्फ़िगरेशन राइट करें। जिसका कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होगा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से नाइट्रोजन का हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो नाइट्रोजन की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो ज्यादा होनी चाहिए। तो अगर आप डेटा चेक करें, यहाँ पर सेम दिया हुआ है, यहाँ डिफरेंट है, यहाँ डिफरेंट है, यहाँ सेम है, तो सेम वालों को तो आप रिजेक्ट कर दें। अब इन दोनों में से डिसाइड करना है। नाइट्रोजन की ज्यादा होनी चाहिए, तो ये नाइट्रोजन के लिए और ये ऑक्सीजन के लिए। The electron configuration of an element is n-1 d1 ns2, जहां पर आपको n4 दिया हुआ है। ये एलिमेंट्स किस पीरियड से बिलोंग करेगा? आउटमोस्ट शेल कॉन्फ़िगरेशन में जो n की वैल्यू होती है, तो यहां पर n की वैल्यू क्या दी हुई है? 4। तो ये कौन से पीरियड से बिलोंग कर रहा है? 4th पीरियड से बिलोंग कर रहा है। एटॉमिक नंबर 25 दिया हुआ है, आपको ब्लॉक निकालना है। अगेन आपको कॉन्फ़िगरेशन राइट करना होगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पर एंटर कर रहा है? यहां पर आप देख सकते हैं लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में एंटर कर रहा है, इसलिए ये कौन सा एलिमेंट है? डी ब्लॉक एलिमेंट है। इन इट्स स्ट्रक्चर एन एलिमेंट हैज 4 शेल, देयरफॉर इट बिलोंग्स टू, जितनी शेल होंगी उतना ही पीरियड नंबर होगा, तो यहां पर ये 4th पीरियड से बिलोंग कर रहा है। आपको 4 एलिमेंट दिया हुआ, उनका कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, इनका हमें पीरियड निकालना है। तो आप देखेंगे n की मैक्सिमम वैल्यू क्या है। देखो ये एसपीडी जो लिखे हुए हैं, इसके साथ जो नंबर लिखा होता है वो n वैल्यू होती है, लेकिन n हम आउटमोस्ट शेल के लिए यूज करते हैं। जो मैक्सिमम वैल्यू दी होगी वही पीरियड नंबर होगा, तो इसका पीरियड नंबर क्या है? 2, इसका 3, इसका भी 3 और इसका 4। नेक्स्ट टॉपिक हम कवर कर रहे हैं शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। हमने पढ़ा था टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियाई क्या होता है? इंक्रीज होता है।
लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है। लेकिन टॉप टू बॉटम में हमने कुछ एक्सेप्शन स्टडी की थी और उनका रीजन हमने बताया था पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स विच प्रेजेंट इन इनर शेल। अब ये शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है? किसी भी एटम के अंदर न्यूक्लियस के अराउंड बहुत सारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस इन सभी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, लेकिन रेडियाई कौन डिसाइड करता है? डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। जितना स्ट्रांगली न्यूक्लियस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा उतना कम रेडियाई होगा। तो यहां पर ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करना चाह रहा है, लेकिन जब भी कोई भी इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच में आ जाएगा उस मोमेंट के लिए न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। इसका मीनिंग ये जो इलेक्ट्रॉन है इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियर अट्रैक्शन से क्या कर रहा है? शील्ड कर रहा है, स्क्रीन कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। इनर शेल के इलेक्ट्रॉन जब आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में आते हैं ड्यूरिंग मोशन, तो उस टाइम बीइंग के लिए न्यूक्लियस आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर पाता है। इसका मीनिंग आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए न्यूक्लियर अट्रैक्शन एक्सपेक्टेशन से कुछ कम हो जाता है। इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। सभी इलेक्ट्रॉन एक जैसा शील्डिंग इफेक्ट शो नहीं करते हैं। आपके पास 4 टाइप के इलेक्ट्रॉन है, एस, पी, डी, एफ। एस की शेप क्या होती है? स्फेरिकल सिमेट्रिकल। तो ये आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को बेटर वे में स्क्रीन कर रहा है, छुपा रहा है। पी की डंबल है तो ये कम छुपा पाएगा, डी में डंबल और दूर है और कम छुपा पाएगा, एफ में डंबल और ज्यादा दूर है तो ये न्यूक्लियस से आउटमोस्ट इलेक्ट्रॉन को कम प्रोटेक्ट कर पाएंगे, कम शील्ड कर पाएंगे। तो शील्डिंग इफेक्ट एस का सबसे ज्यादा होता है, पी का उससे कम, डी का उससे कम, एफ का सबसे कम। इसलिए हम डी और एफ का क्या कहते हैं? पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। कितना न्यूक्लियर चार्ज लग रहा है उसे हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो हम क्या करेंगे? न्यूक्लियर चार्ज में से जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट है, शील्डिंग कांस्टेंट है, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट है उसकी वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है? एन और एल के ऊपर। जितनी ज्यादा एन की वैल्यू होगी उतना वो न्यूक्लियस से फार अवे होगा, उतना कम वो शील्ड कर पाएगा। जितनी ज्यादा एल की वैल्यू होगी उतनी ज्यादा डंबल शेप होगी, उतना ज्यादा वो न्यूक्लियस से फार अवे होगा, उतना कम वो स्क्रीन कर पाएगा। तो इसके बेस पर हम स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम स्लेटर रूल का यूज करते हैं। स्लेटर रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको कॉन्फ़िगरेशन राइट करना है, फिर उसको अरेंज करना है। एसपी और डीएफ इलेक्ट्रॉन को अलग अलग करना है एक शेल के। फर्स्ट शेल में 1s होता है, सेकंड में 2s और 2p, इनको हमने ग्रुप कर दिया। थर्ड में क्या होता है? sp होता है, pb होता है और db। sp का हमने अलग ग्रुपिंग कर दिया, d का अलग कर दिया। ऐसे ही हम फोर्थ शेल में कर रहे हैं। जिस भी इलेक्ट्रॉन के लिए हमें स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकालना है उससे ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन इसको शील्ड नहीं करते हैं। जैसे आपको 4s इलेक्ट्रॉन के लिए शील्डिंग इफेक्ट निकालना है तो 4s से ऊपर वाले जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो शील्ड नहीं करेंगे, क्योंकि वो न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में नहीं है। ns और np इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हमें शील्डिंग कांस्टेंट कैलकुलेट करना हो तो आपको ध्यान रखना है जिस शेल में हम इलेक्ट्रॉन को कंसिडर कर रहे हैं उनका जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट में कंट्रीब्यूशन है वो कितना होगा? 0.35 होगा। अगर n 1 है तो 1s का कंट्रीब्यूशन क्या होगा? 0.3 होगा।
n-1 कितना कंट्रीब्यूट करते हैं? 0.85 कंट्रीब्यूट करते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट में। n-2 और लोअर वाले वो कितना कंट्रीब्यूट करेंगे? 1 कंट्रीब्यूट करेंगे। आप देख रहे हैं जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट क्या हो रहा है? कम होता जा रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के जितना क्लोज होंगे वो आउटमोस्ट इलेक्ट्रॉन को उतना ज्यादा शील्ड करेंगे, उतना ज्यादा प्रोटेक्ट करेंगे। तो यहां पर n शेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो कितना कंट्रीब्यूट करते हैं? 0.35, n-1 0.85, n-2 1। अगर nd और nf इलेक्ट्रॉन है तो उस केस में जो n वाले होंगे वो कंट्रीब्यूट करेंगे 0.35, n-1 और लोअर वो कितना कंट्रीब्यूट करते हैं? 1 कंट्रीब्यूट करते हैं। ये जो डिफरेंस आ रहा है वो शेप की वजह से आ रहा है। जैसे जैसे Z की वैल्यू इंक्रीज होती है, Z इफेक्टिव की वैल्यू इंक्रीज होती है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीज होगा। न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीज होने से रेडियाई क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो पीरियड में Z इफेक्टिव इंक्रीज होता है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है, इसकी वजह से रेडियाई क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। अब हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे Z इफेक्टिव को कैलकुलेट करने के लिए। जैसे जिंक के लिए आपको 4s इलेक्ट्रॉन के लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकालना है, जो आउटमोस्ट 4s इलेक्ट्रॉन है उसके लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकालना है। सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। अब हम इसको ग्रुप कर देते हैं। तो यहां पर हम किस इलेक्ट्रॉन के लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकालना चाहते हैं? 4s के लिए। n की वैल्यू क्या है? 4। तो यहां पर ns इलेक्ट्रॉन कितना कंट्रीब्यूट करता है? 0.35। एक ही ns इलेक्ट्रॉन है जो इनर में प्रेजेंट है, तो 0.35 इंटू 1। n-1 वाले कितना कंट्रीब्यूट करते हैं? 0.85। तो यहां पर 18 इलेक्ट्रॉन है जो कितना कंट्रीब्यूट करेंगे? 0.85। n-2 और लोअर वो कितना कंट्रीब्यूट करेंगे? 1। तो ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। तो यहां पर आपको स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। Z इफेक्टिव क्या होगा? एटॉमिक नंबर माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट। ऐसे अगर आपसे जिंक के 3D आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए पूछ लिया जाए तो इसी कॉन्फ़िगरेशन को हम देखते हैं। 4s तो इससे बाहर है, हम किसके लिए निकालना चाह रहे हैं? 3D। तो जो इलेक्ट्रॉन 3D और न्यूक्लियस के बीच में नहीं होंगे वो स्क्रीन भी नहीं करेंगे। जैसे इस और इस गैप के बीच में अगर कोई नहीं आ रहा है तो वो स्क्रीन नहीं करेगा। अगर कोई चीज रास्ते में आ जाएगी तो वो क्या कर रही है? स्क्रीन कर रही है, छुपा रही है। तो यहाँ पर 3D के लिए ये इलेक्ट्रॉन स्क्रीन नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम इनको कंसिडर नहीं करेंगे। 3D के एक इलेक्ट्रॉन के लिए हम निकालना चाह रहे हैं, बाकी कितने इलेक्ट्रॉन है? 9। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है जो n इलेक्ट्रॉन है वो कितना कंट्रीब्यूट करेंगे? 0.35 कंट्रीब्यूट करेंगे। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन यहां पर कितने हैं? 18 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी 17 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के लिए तो हम डिटरमाइन ही करना चाह रहे हैं। तो 17 इंटू 0.35। n-1 और लोअर
डी और एफ इलेक्ट्रॉन के लिए कितना कंट्रीब्यूट करते हैं 1, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10, तो 10 इंटू 1, तो यहां पर ये स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू होगी। तो अगर आपको जेड इफेक्टिव निकालना है तो एटॉमिक नंबर में से ये सब्ट्रैक्ट कर दें। फिर से आप देख लें, रूल्स के अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेशन परफॉर्म करनी होगी। तो यहां पर हमने कॉन्फ़िगरेशन राइट किया, ग्रुपिंग की। अगर आप एस और पी इलेक्ट्रॉन के लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकालना चाहते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है, जो एन शेल के इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितना कंट्रीब्यूट करेंगे 0.35, n-1 वाले कितना कंट्रीब्यूट करेंगे 0.85, n-2 और लोअर वाले कितना कंट्रीब्यूट करेंगे 1 कंट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन अगर आप डी और एफ के लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकालना चाहते हैं तो उस केस में एन शेल वाले कितना कंट्रीब्यूट करेंगे 0.35, n-1 और लोअर वाले कितना कंट्रीब्यूट करेंगे 1 कंट्रीब्यूट करेंगे। इसका यूज कर हम स्क्रीनिंग कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपने स्क्रीनिंग कांस्टेंट कैलकुलेट कर लिया है तो एटॉमिक नंबर में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मिल जाएगा। क्लियर?